सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी। एक इतिहास अतीत से लेकर के एक वर्तमान के मौजूदा एक दशक के पहले तक का एक किस्सा है, जो प्रेम कहानी है, मूलतः प्रेम कहानी है। और प्रेम कहानी जो है वो वर्सोवा से डोंगरी, और इसके बीच का जो एक परिवेश है, उस परिवेश में मछुआरों की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जो बम्बई के संघर्ष, यहाँ सांप्रदायिक हिंसा, 1992 के ब्लास्ट, दंगे, इन सब के बीच से उपजती हुई एक कहानी है जो बहुत ही ऐसे परिवेश को छू कर लिखी गई है जिस पर आमतौर पर नज़रें जाती नहीं हैं। मैं 2005 में पहली दफ़ा यहाँ मुंबई आया था, और मुझे याद है कि मैं असगर अली इंजीनियर के प्रोग्राम में एक आया था, यहाँ शिरकत की थी मैंने। उसके बाद 2007 में दैनिक भास्कर में मैं आया था। तो मूलतः पत्रकार हूँ, और मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, इंदौर, भोपाल और इस समय दिल्ली में हूँ। तो जो उपन्यास का जो परिवेश है और उपन्यास का जो एक व्यापक फलक है, वो एक पत्रकार के नज़रिए से भी निकलता हुआ आता है। पत्रकारिता और इसके अलावा लेखक, ये दोनों नज़रिए से इस कथानक को बुना गया है। इसके अलावा इसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मुंबई का वो हिस्सा है जो सामान्यतः बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि इस पे नज़र नहीं जाती। मैं लोकल ट्रेन में घुमा करता था, तो जो मछुआरिन हैं वो कैसे मछलियाँ बेचने जाती थी, और कैसे उनका संघर्ष, उनकी जद्दोजहद, और उस पूरी जद्दोजहद में जो व्यवस्थागत परेशानियां और त्रासदियां हैं, उसमें सर्वाइवल कैसे होता है, उसके बीच का ये कथानक है। और अतीत, इतिहास और पूरे वर्तमान पर केंद्रित है। इसमें आतंकी घटनाएं भी हैं, और बार बार घायल होता एक शहर है। और ये शहर दरअसल इस उपन्यास का मुख्य नायक है, जिसमें संघर्ष और जिजीविषा के साथ मनुष्य पल रहा है, बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में पहला ऐसा उपन्यास होगा जो मैं लगातार 3 घंटे में पढ़ गया, क्योंकि एक तो पृष्ठ संख्या जो थी वो 112-115 ही थी, और ये काफ़ी रोचक, और एक तरीके से कहेंगे कि ये तो 2005 में आए थे, लेकिन हम लोग जो 1978 के करीब आए थे और मुंबई को जानते थे, उसमें लगा कि ये एक फास्ट ट्रेन की तरह चलता हुआ उपन्यास है। इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये एक बड़ा गतिशील और शब्दों का ऐसा चितेरे हैं ये कि आपको बांधे रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अलग अलग जो पात्र बनाए हैं, अलग अलग जो दुनिया रची है, वो हर अध्याय में बदलती रहती है। उसमें आपको लगता है कि कहीं एकदम कोई ये चीज़ स्थिर नहीं हो गई है। और इसीलिए इसमें वर्सोवा और डोंगरी, इसमें एक और भी जो सवाल आता है वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी कई बार सवाल आता है कि जब तलाक हो जाता है औरत का, या जब उसका पति दूसरी एक महिला से शादी कर लेता है, तो वो कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। ये मूलतः मुझे कई बार लगता है कि महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं से जुड़ा हुआ, और एक जो माँ बेटी हैं उनकी जो रिश्ता जो बना है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें सारंग से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि जो मुंबई जिस तरीके से क्षत विक्षत हुआ, वो आपने कैसे जाना, या क्या आपको लगता था, क्योंकि आपने इसको कविताओं या एक उससे तोड़ा है, हर 4 या अध्याय जो हैं उनको बदलने के लिए एक अलग विधा का इस्तेमाल किया है। तो ये कैसे जो दंगे हुए उसमें पिता मर जाते, डोंगरी में कैसे उनके यहाँ पे हो जाता है, और कैसे जो सायरा होती है उसका जो प्रेमी होता है, जो एक यादव जी है और ऑटो चलाता है, क्योंकि इसमें जो पात्र हैं
ये मैं आपको बताऊं कि जो ये सवाल मैंने ही इनसे भी किया था, औरों ने भी किया होगा कि जब हम लोग बाग वीटी स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत सारे पॉलिश करने वाले लोग होते हैं जो आपके तरफ आप जिनको पॉलिश तो करवाते हैं लेकिन उनके जीवन में घुसने की कभी कोशिश नहीं करते। बहुत सारी मछुआरीन औरतें होती हैं जिनको हम लोग बाग देखते तो हैं लेकिन जो उनकी मछली से जो गंध आती है उससे ही दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में जो कि जिनसे हिंदी का लेखक बहुत कम साबका करता है, आमना सामना करता है, तो ऐसे पात्रों को आपने कैसे चुना और क्यों चुना? देखिए, ये उपन्यास, एक तो इसमें 11 किस्से हैं, 11 कविताएं हैं और इन कविताओं के बीच में एक तो जहाँ तक आप पात्रों को चुनने की और उनके बीच का जो संघर्ष दिखाने और बहुत ही बारीकी से उसे सूक्ष्मता से उसे लिखने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो एक तो मेरा जो अपना देखने का जो नज़रिया है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चूँकि पत्रकारिता के पेशे से हूँ, मूलतः बहुत जगह पत्रकारिता की है और वो जो रिपोर्टिंग वाला हिस्सा आता है हम उसको बाहर से देखते हैं और देखने के बाद फिर वो मेरी जो अंदर एक इमेजनरी जो एक दुनिया है, कल्पनातीत दुनिया, वहाँ भी प्रवेश करते हैं। तो ये जब मुंबई में मैं घूमा करता था, मतलब मैं कल इनफैक्ट आपको बताऊं कि मेरी 2 साल पहले हंस में एक कहानी छपी, उस कहानी का नाम है नीम की पत्तियाँ। मैं कल दादर स्टेशन पे उतरा और जैसे ही मैं 1:30 बजे उतरा तो बहुत सारी नीम की पत्तियाँ लिए महिलाएं जो है वो पूरा सावदा, बुरहानपुर और आदिवासी महिलाएं हैं, कैसे वो निकल कर के आती हैं, वो एक अलग उनकी संघर्ष की दुनिया है। इस उपन्यास पे लौटने तो मेरी पैदाइश 1984 की है, मैंने दंगे नहीं देखे, मैंने वो काल भी नहीं देखा, ना कालखंड देखा है, ना उससे मुझे पता है, लेकिन चूँकि पढ़ते हैं हम, इतिहास को पढ़ कर के ही जानते हैं जो लिखा गया है। और एक तो लिखा गया है उससे जानना, समझना और हमारे वर्तमान को देखना, और देखते हुए इस शहर में सबसे ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर किया है। हम लोग बजाय किताबों, मतलब मेरा अपना लेखन का जो रचना प्रक्रिया तक जहाँ मैं बात करूँ तो मेरा अपना लेखक हो जाने का नज़रिया है कि ऑब्ज़र्व आप कितना करते हो, अपनी पंचेंद्रियाँ कितनी खुली रखते हो कि आप देख सको कि यार ये चीज़, ये यहाँ से वहाँ तक आते हुए आपने क्या देखा, वो अपने आप। मुंबई एक ऐसा शहर है कि आप यदि यहाँ से विरार से लेकर के चर्चगेट या बोरीवली तक चढ़ते हो तो आपको असंख्य पात्र, आपका संघर्ष, और आप पूरी 2 किताब पढ़ने लायक तक देख सकते हो। देखने का तो जो आपने देखा होगा कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जब उसका दोस्त जो है रघु यादव का दोस्त बड़े एक स्टाइल से उसको आवाज़ लगाता है, वो एक ध्वनि फेंकता है, तो वो जो ध्वनि है वो तक ऑब्जर्व होती है आपके कान में कि यार इतनी बड़ी ट्रेन में भी वो एक अलग तरह से साउंड से उसको पुकारता है। लगातार प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि टक 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 ऐसे आवाज़ आती है, पॉलिश के लिए आपको बुलाते हैं। और वो जो मछुआरी औरतें हैं, फिर वर्सोवा की पूरी दुनिया देखना, तो ये जो पात्र आप ये देखना जो है वो कई जगह से आता है। फिर आप उसको देखते हो तो ऑब्ज़र्व करते हो तो उसके पीछे भी एक कहानी होगी। तो इसमें जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि इतिहास भी है, वर्तमान भी है, और मैं जब इसको देखता हूँ, इसमें आपने बीच में एक सवाल ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष है, महिला अधिकारों की बात है, तो कई दफ़े मेरे मन में भी सवाल आता था कि यार इतनी बड़ी इस देश में जो एक दशक ऐसा आया जिसमें विभाजन की ऐसी प्रक्रिया खिंच करके सामने आ गई, तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कौन सा वो शाहबानों केस था जिसकी वजह से ये पूरे देश में एक अलग तरह की विभाजन की रेखा खिंच गई? इसको मैं बहुत क्लोजली देखता था, कई किताबें में भी देखता था, समझने की कोशिश करता था, और उसी की पृष्ठभूमि में मुझे देखते नज़रिए ये पात्र मिलते चले गए। इन पात्रों को मैंने कई बार कल्पना से गढ़ा, कई बार जो है यथार्थ में दिखाई पड़े, और इस तरह से बुनते गुनते मैंने इसमें प्रेम को तलाशने की कोशिश की। और मेरा मूल मानना है कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी चीज़ है जो इंसानियत को जोड़े रखने के लिए बहुत बड़ी ताकत के रूप में सामने आती है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, दुनिया तहस नहस हो जाए, प्रेम का एक फूल जो है वो इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए काफ़ी है। प्रेम का एक फूल भी इस दुनिया को बचाने के लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो ये किताब है ये फास्ट ट्रेन जैसी है, बहुत तेज़ चलती है। तो क्या ये इसलिए आपने लिखी कि कोई जो बम्बई में जो चीज़ें बहुत तेज़ चल रही हैं जैसे फिल्म है, या ये भी नज़रिए से लिखी, या केवल इसको आप साहित्यिक रचना के ही रूप में छोड़ देना चाहते? देखिए, एक बतौर पाठक, मैं भी एक पाठक हूँ, कई बार पढ़ते हुए, चूँकि बम्बई आपको पढ़ने, लिखने और रचने बसने का मौका कम देता है, ज़िंदगी इतनी फास्ट है,
और मैंने इसको लिखते हुए ये महसूस किया कि पाठक सरल, सहज और वो घटनाक्रम तक फटाफट पहुँचे, मतलब उसके पास उलझने के लिए समय ना हो, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत हैं। जितना आप वेरिएशंस के साथ जाते हो और जितना फास्ट जाते हो, पाठक उसको छोड़ेगा नहीं। और जहां आपने एक ही घटनाक्रम का लंबा सा वर्णन कर दिया, चला जाएगा वो। तो एक मेरे दिमाग में, एक जहन में ये भी था कि वो उसके पास बोरियत ना हो और उसके पास उस चीज़ को देखने का एक प्रवाहपूर्ण तरीका हो जिससे वो देख सके। तो ये इस लिहाज से भी इसको मैंने बहुत फास्ट रचने की कोशिश की। मैं इसे फास्ट नहीं रचता यदि इसमें वेरिएशंस नहीं होते, इसमें पात्र नहीं होते और घटनाएं लगातार बदलती ना होती, तो शायद ये इसकी गति जो है इसके लिए बाधा बन जाती, बजाय कि इसके लिए एक सुरुचिपूर्ण तरीका क्रिएट होता। एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ कि 112-115 पेज में ही उपन्यास ख़त्म हो जाता है, जबकि पहले हम जो उपन्यास पढ़ते थे बड़े लंबे लंबे तक चलते थे, एक एक महीने तक उनको पढ़ना पड़ता था। तो ये क्या छोटा ही लिखना ये आज के काल समय के अनुसार है, या बाज़ार की मांग है, या लेखक खुद अभी ज़्यादा नहीं लिखना चाहता, उसको बड़ी पीड़ा होती है, त्रासदी होती है, या वो छिपना चाहता है, शुतुरमुर्ग बन जाना चाहता है? क्या बात है? जैसे शिवाजी सावंत के उपन्यास में आप देखेंगे कि तीर के प्रकार बताने के लिए लेखक ने 1.5 पेज खत्म कर दिए हैं, तो केवल तीर के प्रकार ही बता रहा है वो। तो हो सकता है कि वो डिपेंड करता है कि आप बताना क्या चाह रहे हो, और यदि वो फटाफट बता करके आप निकल जाना चाहते हो, और चूंकि आपके लिए वो ज़रूरी है। मैं चाहता तो इस उपन्यास में 1976-77 के बीच में वो जो पूरा शाहबानो केस हुआ था, मैं उस पर एक पूरी लंबी मतलब उस पर चाहता तो 5 पेज ख़त्म हो जाते, लेकिन मुझे लगा कि मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय है कि उस घटना से वर्तमान पे क्या प्रभाव पड़ा। आफ्टर ऑल साहित्य या कोई भी घटना का है मूल रूप में जीवन पे क्या असर हो रहा है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि जीवन आपका कैसे प्रभावित हो रहा है पूरी व्यवस्था के राजनीतिक फैसलों से, सामाजिक फैसलों से। एक नगरपालिका के द्वारा किया गया फैसला भी अंतिम आदमी के जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। मेरा बताने की मंशा ये थी, और ये तो फिर इतनी बड़ी घटनाएं हैं जो पूरे देश को बांट रही है। ब्लास्ट हो रहे हैं, ट्रेन ध्वस्त हो रही है, और वो ट्रेन का ध्वस्त होना एक हमारे लिए बतौर पत्रकार हमारे लिए एक घटना होती है कि ये फलानी जगह ब्लास्ट हुए या माहिम में ब्लास्ट हुए, लेकिन वो जो त्रासदी है उसको लेखक, मतलब चेखव मेरे सबसे प्रिय लेखक हैं जो मुझे संवेदना देते हैं। एक घटना के प्रति जो संवेदना है, वो संवेदना जो है वो कितनी बड़ी हो सकती है, उसका भी प्रभाव रहता है। तो वो डिपेंड करता है कथानक पे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि उस उपन्यास में वो जो ब्लास्ट का वर्णन है वो अलग तरह से है, वो जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसका एक अलग तरह से वर्णन है, और वो जो जब दोनों मिल रहे हैं उसका वर्णन अलग तरह से, और आखिरी में जाकर के जब वो मिल रहे हैं तब भी जाकर के उपन्यास को खींचा जा सकता था। लेकिन मुझे लगा कि चूँकि प्रेम को आप किसी विषय के रूप में शामिल नहीं कर सकते हो, वहाँ आप घटनाएं घट जाती हैं, तो वहाँ ले जाकर के मैंने उसे छोड़ दिया। तो ये डिपेंड करता है कथा क्या रिक्वायरमेंट है उस पर। यदि लेखक को भी लगने लगता है कि वो लिख रहा है तो लिखता चला जाएगा वो, और यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं ये अननेसेसरी, मतलब ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मैं लिख रहा था तो लिखते हुए मेरे अंदर का एक उपसंपादक भी काम कर रहा था कि यार ये गलत हो जाएगा, ये इसको काटो, इसको छांटो, इसको काटो, इसको। और ये पूरे कोविड काल में, 2 साल के कोविड काल में लिखा गया, चूँकि समय नहीं है हमारे पास भी। जिस पेशे से मैं हूँ, जिस मीडिया पेशे से हूँ, वहाँ आपके पास वो जो स्पेस की, समय की वो नहीं है, और वहाँ आप काटते हो कि यहाँ दिक्कत देगा, यहाँ से आप हटाना है। तो ये थोड़ी सी तकनीक है, ट्रिक्स है, जिसको आप पढ़ते हुए भी जानते हो कि यार ये वर्णन कैसे किया। मतलब मेरी प्रिय कहानियों में से एक है फैंस के इधर और उधर, ज्ञानरंजन की कहानी है। इतना खूबसूरती से वर्णन है, और मतलब आपको पता ही नहीं लगता कि ये चीज़ें कहाँ ख़त्म हो गई। वो ब्यूटी जो आप टेक्निक, वो बतौर राइटर आप जानते हो, सीखते हो, समझते हो, वो चीज़ें भी ध्यान में आती है। लिखते हुए आपके अंदर बहुत सारे तरीके काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। उसका ही हिस्सा कई बार लेखन में हमारे काम आता है कि हम कैसा उसको स्वरूप दें। आफ्टर ऑल लेखन मूल्य तो एक ही है, बताने का तरीका ही जो है आपकी कला तक पहुंचता है, आप कैसे कला के रूप में उसे साझा करते हैं। मुझे लगता है कि पत्रकार के रूप में जो मुंबई के बारे में सबसे अच्छा लिखा है वो जगन फडणीस ने एक मुंबई दिनांक करके मराठी में एक उपन्यास लिखा था, जो कि राजनीतिक जो मुंबई की घटनाएं होती हैं। दूसरा, मुझे आबिद सुरती, जिनको कि मुंबई के बारे में काफ़ी जानकारी है, वे पत्रकार भी रहे हैं। तो जब पत्रकार लिखता है और साहित्य की एक अनछुई धरती में प्रवेश करता है,
कवि तो बहुत सारे पत्रकार बन जाते हैं, कवि तो बनना बहुत आसान होता है, लेकिन उपन्यास में जब आप या कहानी में जब आप आते हैं तो क्या आपको लगता है कि इसको स्वीकार किया जाएगा, अस्वीकार किया जाएगा, या जो एक क्योंकि अमूर्तीकरण नहीं होता कवि इसमें उपन्यास में, तो ये कितना कठिन काम है पत्रकार के लिए? देखिए, जब आप कोई लेख लिखते हैं या आप एक वर्णन करते हैं तो आप घटनाओं को उठाते हैं, आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे इस कमरे का मुझे वर्णन करना हो, अब इसका वर्णन करते करते बतौर पत्रकार या कोई ललित निबंधकार इसको करना शुरू करेगा तो वो शायद इसको करते हुए कई चीज़ों को घटाना जोड़ना करते हुए अंत में इसको वहाँ ले जा कर के ख़त्म करेगा, जिससे इसका कोई अमूर्त या दार्शनिक कोई महत्व निकले। यदि आप कथाकार हो, कहानीकार हो, या आप जिस फॉर्म में इसको डील करना चाहते हो, इस पूरे कमरे के एनवायरनमेंट को आप जिस रूप में डील करना चाहते हो, तो वहाँ फिर आपके लिए ज़रूरी होगा कि जिस कथानक के माध्यम से जो आप घटना है, जिससे कहानी बुनी जा रही है, जिससे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो फिर आप उस चीज़ को कैसे बनाएं, उसमें फिर वो जो डिटेलिंग आएगी, वो उस डिटेलिंग में वो एक महीन रेखा ऐसी होगी जिसमें आपको लगेगा कि यार हाँ, यहाँ पर ये एक छोटा सा टच दे करके आप एक कथानक को गढ़ लेंगे, एक कैरेक्टर से संवाद क्रिएट करवा लेंगे, या आप चाहेंगे कि आप इसके ज़रिए पूरे कहानी के हिस्से को आगे बढ़ा सकें। तो एक ये चीज़ भी आपने जैसे इस उपन्यास में पढ़ा होगा कि वो जो अरफाना और उनके जो पिता हैं वो मतलब वो मछली बेचने की जो दुनिया है उसमें वो त्रस्त है, वो इस पेशे को करना नहीं चाहती, वो मालेगांव की इमाम की लेकिन बेटी। उनके बीच में एक घटना सा मैंने एक छोटा सा डाल दिया है, उनके प्रेम प्रसंग का एक दृश्य है, वो केवल मैंने उसको आगे बढ़ाने के लिए डाल दिया है, वो कुछ है नहीं, लेकिन वो उसकी खूबसूरती वहाँ बढ़ जाती है। तो वो जो डिटेलिंग है वो कहाँ, इसके कई हिस्से मैंने काट दिए, छांट दिए और बाद में फिर उसे ऐड किया। तो ये एक रचना कई बार जैसे आप 6 महीने के लिए रख देते हो, 2 महीने के लिए रख देते हो या छोड़ देते हो उसको, फिर बाद में आकर के उसे देखते हो यार कट करना है। लेकिन ये चीज़ें जब आप जैसा कह रहे हैं पत्रकारिता या निबंध या ये ख़ास तौर पे जब लेख लिखते हैं या उसका वर्णन करते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ की गुंजाइश बहुत कम रहती है। आपके पास जो टाइम देना है, आपको जो प्रस्तुत करने का जो समय है, डिलीवरी आपको जब देनी है तो वो बहुत फास्ट होती है। तो फिर वहाँ पर आप अपने मुद्दे को बीच में रखते हैं, उसके माध्यम से उसको जोड़ते हो और आपको उसको हटा करके आगे बढ़ा देते हो। तो यही अंतर मैंने पाया है। मतलब लगातार लेखन भी मेरा होता रहा, मतलब तात्कालिक सामयिक विषयों पर भी लेखन या पॉलिटिकल लेखन भी मैंने किया, तो वो चीज़ें वहाँ पर आप उसको कई फॉर्म में आप उसको समेटते हो। कई बार कहानी लिखते हुए आप लेख लिखने लग जाते हो और लेख होते हुए लेख में कहानी घुस जाती है, कई बार ये भी होता है। ये शुरुआती दौर में मेरे साथ हुआ, लेकिन इससे बचे और चूंकि अब यहाँ तक आ गए। तो ये जो फॉर्म आपने एक जो पहली बात की कि बड़ा फास्ट है, तो ये फास्ट इसीलिए है कि मेरे पाठक के पास टाइम नहीं, मैं लेखक के लिए नहीं लिखता, मैं पाठक के लिए लिखता हूँ। मेरे को किसी को प्रभावित नहीं करना, मुझे अंतिम रूप में अपने उस पाठक को, मेरे मोहल्ले का, मेरे घर का, ऐसा आदमी जो किताबों की दुनिया से अनजान हो, यदि वो इस किताब को 2 पन्ने पढ़ने के बाद उठा करके रख दे, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा पर्सनल मानना है कि वो कम से कम उस चीज़ की गहराई को पकड़े और पकड़े रहे, वो छोड़े नहीं। यही लेखक की खूबी है, ये मैंने जाना कि वो छोड़े नहीं। इसकी गहराई क्या है ये बताइए मुझे। क्योंकि हाँ, आपने कहा ना कि गहराई को पकड़े नहीं, तो क्या ये सायरा प्रदान है या जालना प्रदान है या इरफाना जालना रिश्ता है, क्या इसकी गहराई क्या है? क्योंकि अगर आपने मछुआरों की बात कर रहे हैं तो मछुआरों को तो मछली पकड़ने के लिए अंदर काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है, तो इसमें आप कितनी गहराई तक है? ये मेरे लिए तो ये शहर ही नायक है। ये शहर पे मैं जितना लिख सकता हूँ, ये शहर ही अपने आप में कथानक है, ये शहर ही नायक है। ये शहर मुझे इतना आकर्षित करता है, इसके कई शेड से इसमें कई कहानियाँ हैं, तो इस पर तो जितना लिखा जाए वही गहराई है। कहाँ किस एंगल से लिखा जा सकता है वही इसकी गहराई है। तो इस पूरे शहर का इतिहास इसकी गहराई है। इस इतिहास से जो चीज़ें, जो जीवन ध्वस्त हुआ वो इसकी गहराई है। इससे जो महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की जो दुनिया है वो कैसे प्रभावित हुई, वो इसकी चीज़ें हैं। दंगों में जो मनुष्य जो मारे जाते हैं, जो मूल रूप से इंसानियत ख़त्म होती है, वो इसकी गहराई है। और इसके कई शेड्स हैं, वो सारी चीज़ मिलकर के इसको एक पूरा स्वरूप प्रदान करती है। इसमें एक और जो सवाल है, इसमें ज़्यादातर जो पात्र हैं वो माइग्रेशन से आए हैं। कोई मालेगांव से आया है, कोई जो यादव जी हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हैं,
तो क्या आपको लगता है कि जो शहर आपका इतना प्रिय है, इस शहर को जैसे न्यूयॉर्क शहर है या दुनिया के और जो शहर होते हैं उसमें विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न प्रतिभाएं आती हैं और शहर का निर्माण करती हैं, तो जैसे ये जो सब हैं ये सब मेहनतकश लोग हैं जो कि अपनी मेहनत से डबल वहाँ से वर्सोवा से मछली ले कोलाबा से लेके आते हैं, वापस से बेचते हैं, एक एक दिन में 2-2 शिफ्ट काम करते हैं। वो जो ऑटो वाला है वो भी मेरा ख्याल है मेहनती है। तो ये क्या आपको लगता है कि मुंबई जो है वो जिसको कि सबसे ज़्यादा ध्वस्त किया गया है, कि जो यहाँ की एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर थी वो कैसे समाप्त हो गई, और कब अभी सब हिंदू की बात करते हैं, पहले मराठी की बात करते थे, हम गर्व से कहो एक हिंदू हैं, इस तरह की जब बात करने लगी तो आपको लगता है कि ये धीरे धीरे जो ये शहर आपको बहुत प्यारा लगता था वो अब वो नहीं रहा जो कि पहले था, या अभी भी आपको लगता है पुराना रोमांस ही आपके लिए महत्वपूर्ण है? इसमें थोड़ा सा विरोधाभास ऐसे हो जाएगा कि मैं एक तो मैं खुद भी बाहर से आया हूँ। महानगर मूलतः जो महानगर बनते हैं वो बाहर से आकर के ही बसाते हैं। मूल वहाँ के लोग होते हैं, 60 टापू का शहर है। मूल यहाँ के लोग कोल्ही लोग ही थे, मछुआरे लोग ही थे। बाहर से आकर के फिर ब्रिटिशर्स, फिर पुर्तगीज़ और ये तमाम लोग आकर के इस शहर को बसाते हैं। और महानगर मूलतः बाहर के आए हुए मेहनतकश लोगों से ही आकार लेता है, विशाल वो आकार ग्रहण करता है। जहाँ तक वर्तमान की बात है, बीते 25 से 50 साल पहले का तो मुंबई मेरे जहन में नहीं है, लेकिन हाँ 10 साल पहले का जो शहर है और आज जो मैं शहर देखता हूँ इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आया है। भीड़, बस्ती की सघनता और उसके अलावा जो ध्रुवीकरण भी आप देखते हो वो नज़र आता है। और ये शायद आपके लिए होता है कि कई बार डाइंग सिटी की तौर पे हम लोग इसे देखते हैं। फिर से एक बार सारंग को बधाई देता हूं और सलाम बॉम्बे को फिर से हम लोग सलाम करते हुए इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।